हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। कुछ स्टूडेंट्स ये चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि अरे पीरियोडिक टेबल तो हमको आता है। और कुछ स्टूडेंट्स इसको इसलिए नहीं पढ़ते, वो समझते हैं कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कभी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। तो ये कन्फ्यूजन्स की वजह से या तो ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ते हो तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिकॉज दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट एंड डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट एंड ऑल्सो रिलेटेड टू केमिकल बॉन्डिंग। सो जितने भी इनऑर्गेनिक चैप्टर्स है वो समझने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट मतलब 11th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर समझ में आना चाहिए। जितना एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है उतना इनफ नहीं है, वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। सो पूरा पीरियोडिक टेबल आप कब समझ सकते हो? अगर आपने मैंने जो पॉइंट्स कहे हैं वो समझ लेते हो तब, क्योंकि जेडबलई और नीट की एग्ज़ाम के लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। उसके बाद कोई भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमसीक्यू सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहले तो हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन लेंगे, जो आप शायद स्किप करना चाहो। 5 से 10 मिनट का इंट्रोडक्शन है तो आप स्किप कर सकते हो। कौन सा है इंट्रोडक्शन? फॉर्मेशन के बारे में, पीरियोडिक टेबल कैसे फॉर्म हुआ, उसमें हम कुछ लॉज देखेंगे। फिर है इंफॉर्मेशन, मतलब पीरियोडिक टेबल से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है वो हम देखेंगे। उसके बाद हमारा जेडबलई और नीट का टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेड इफेक्टिव। हम एक स्टोरी से पूरा जेड इफेक्टिव समझेंगे। बाकी सारी चीज़ें ये सब कुछ हम एक स्टोरी से समझेंगे और बहुत ही कम टाइम में समझेंगे। तो जेड इफेक्टिव का ट्रेंड क्या है वो समझेंगे। फिर वैलेंसी, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये ग्रुप में किस तरह से चेंज होते हैं और पीरियड में किस तरह से चेंज होते हैं वो पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद आता है एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दीज आर कॉल्ड गोल्डन पॉइंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप एलिमेंट्स के बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। याद रखिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ प्रेडिक्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है उसमें भी एक्सेप्शंस है। केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है। सो वो एक्सेप्शंस के साथ हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बिल्ड हुआ। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मोज़ले का, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया, लेकिन कैसे? तो उसने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया बहुत अलग अलग मेटल सरफेसेस पे, और उसमें से जो एक्सरे निकले उसके फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो एटॉमिक नंबर से प्रोपोर्शनल थी, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता था वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट का जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन मिला। तो यहाँ से उसको आइडिया आ गया कि एटॉमिक मास नहीं लेना है, हमें पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए एटॉमिक नंबर लेना है, और उसने एक नया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दे दिया। ये लॉ में थोड़ा सा ही उसने मॉडिफिकेशन किया है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ से। जहाँ पे वहाँ लिखा था एटॉमिक मास, उसकी जगह मोज़ले ने क्या लिख दिया? एटॉमिक नंबर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके उसको पता चल गया कि जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पे नहीं। सो क्या है लो देखो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर के साथ साथ चेंज होगी। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, और थोड़ा मॉडिफिकेशन करके एक नया पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये मॉडिफिकेशन करने में 4 अलग अलग साइंटिस्ट का हाथ था, जिसमें से
बोहर और बरी, उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कंसेप्ट दिया। उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को पीरियोडिक टेबल में रखा और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाया, और उसको फाइनली रिप्रेजेंट किसने किया? रैंक एंड वर्नर। सो देखो कंफ्यूजन्स बहुत सारे होंगे, इसलिए अगर एमसीक्यूज पूछते हैं तो ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कंसेप्ट पीरियोडिक टेबल में किसने रखा? बोहर बरी ने। और प्रपोज किसने किया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? फाइनली रैंक एंड वर्नर ने। और फिर भी कई बार ये पीरियोडिक टेबल को बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं या तो रैंक वर्नर पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। सो कभी आप ऐसा पढ़ते हो बोहर पीरियोडिक टेबल, बोहर बरी पीरियोडिक टेबल या रैंक वर्नर पीरियोडिक टेबल, तो सबका मतलब होता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या है इसके कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स? तो सबसे पहला देखो कि इसके अंदर 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। आपने अच्छी तरह से पीरियोडिक टेबल देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार फिर से देख लो। कितने ग्रुप्स हैं इसमें? 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। और कितने पीरियड हैं देखो, आप गिन सकते हो ना, गिनो कितने पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स है। पीरियड्स मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, वो कितनी है? 7। और ग्रुप्स मतलब जो वर्टिकल कॉलम्स है वो कितनी है? 1 से लेकर 18 अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर। सो 1 to 18 है ग्रुप्स, ये याद रखो। अब हम देखते हैं पीरियड्स के बारे में। 7 पीरियड्स जो है उसमें फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? सिर्फ 2। कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड और थर्ड में कितने एलिमेंट्स आते हैं? 8। लिथियम, बेरिलियम, ये होता है S ब्लॉक में। फिर डायरेक्टली हम P ब्लॉक में जंप करते हैं ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सो ऐसे टोटल 8 है सेकेंड और थर्ड पीरियड। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है उसमें 18 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अब इसमें D ब्लॉक के 10 एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए टोटल 18 एलिमेंट्स होंगे फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में। सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड उसमें 32 एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि अब इसमें F ब्लॉक एलिमेंट्स भी ऐड होते हैं, जिसको हम अलग से नीचे दिखाते हैं। लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स को हम नीचे दिखाते हैं। सो टोटल 32 एलिमेंट्स होंगे। भाई थोड़ा ग्रो हो जाओ, अभी टेक्स्ट बुक मत फॉलो करो, बोले 7th पीरियड सर इनकम्प्लीट लिखा है। अभी 21st सेंचुरी में आ गए, ऑर्गेनाइजेशन तक सब डिस्कवर हो गया, तो आप लिखो 32 एलिमेंट्स इन बोथ, ठीक है। ये हो गया पीरियड के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप्स। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिसको ग्रुप्स कहते हैं। उसमें फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल कहते हैं। अब अल्कली मेटल्स में जो एलिमेंट्स है उसको कैसे याद रखोगे? क्योंकि आगे हम जब प्रॉपर्टीज का ट्रेंड लर्न करेंगे तो आपको एलिमेंट्स का ऑर्डर याद रहना चाहिए ग्रुप वाइज। सो ग्रुप वाइज कैसे लर्न करोगे? तो पहला जो है वो बहुत सिंपल है। देखो पहले ग्रुप को अल्कली मेटल को ऐसे याद रखो, हलीनाकी रफसेफर याद रखो। अब इसको अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ अल्कलीज, वाटर सोल्यूबल बेस बनाते हैं, इसलिए अल्कली मेटल्स है। अब हलीनाकी रफसेफर या जो शॉर्टकट है उसको याद रखना है, तो एलिमेंट कौन से है? ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसका हमने फर्स्ट लेटर लेके एक सेंटेंस बना दिया, हलीनाकी रफसेफर याद। आगे है अल्कली अर्थ मेटल। सेकेंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर अवेलेबल इन अर्थ क्रस्ट। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। इसका हम शॉर्टकट कैसे लर्न करेंगे? तो बेटा, मंगेगा और शंकर भाव राशि, है ना। कौन कौन से एलिमेंट हुए देखो। बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार मतलब कैल्शियम, शंकर मतलब स्ट्रोंशियम, बाप मतलब Ba। देखो बेटा है तो Be, बाप है तो Ba, ये डिफरेंस पता चलना चाहिए, बेरिलियम और बेरियम। और राशि है, राशि मतलब कौन आएगा बोलो? यहाँ पे गलती कर देते हैं, Ra आएगा, रंगीन में Rn आएगा, राशि में Ra आएगा, ठीक है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये ऑर्डर याद रखो। 13th ग्रुप, बीच में हमने 3 से 10 तक, 3 से 12 तक नहीं लिया, वो D ब्लॉक एलिमेंट है, अलग से उसको लर्न करेंगे। 13th ग्रुप को क्या कहते हैं? तो उसका कोई अलग से नाम नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन है, तो बोरॉन फैमिली बोल सकते हो, ठीक है। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैली,
बहुत ही अच्छा शॉर्टकट हो गया ना। बैंगन आलू गाजर मतलब बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, इन मतलब इंडियम, थैली मतलब थैलियम। सो ये हो गया शॉर्टकट 13th ग्रुप का। 14th ग्रुप में कौन है? काशी जटिले ना, काशी जटिले। का मतलब कार्बन, सी मतलब सिलिकॉन, ज मतलब जर्मेनियम, टी मतलब स्टेनस टीन, एंड ले मतलब लेड प्लम्बम। ठीक है, ये हो गया 14th ग्रुप जिसको कार्बन फैमिली बोल सकते हो। अब है 15th ग्रुप एलिमेंट्स, उसमें है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, इतने सारे एक्टर्स हैं, दो ही हुए। नाना पाटेकर तो एक होता है ना। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, ये सब बीमार हो गए, सबको कोरोना हो गया, अमीर है बच जाएंगे। चलो, नाना पाटेकर में ये नाइट्रोजन है, पाटेकर मतलब फॉस्फोरस है, ऐश्वर्या मतलब आर्सेनिक है, सब मतलब SB एंटीमनी, एंड BI बिस्मथ फॉर बीमार। ठीक है, तो याद रखो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार हो गए। ये हो गया 15th ग्रुप एलिमेंट। 16th ग्रुप एलिमेंट में है चैल्कोजेंस। चैल्कोस का मतलब है और प्रोड्यूसर। सो ये और बनाते हैं, और मतलब क्या बनाते हैं? और मतलब हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, सिलेराइट, ये सब में चैल्कोजेंस होते हैं। इसका देखो शॉर्टकट क्या है? ओ सनम से तेरी पोल खोलूं, ज्यादा हवा नहीं वरना पोल खोलूंगा। तो क्या है ये? ओ मतलब ऑक्सीजन, स मतलब सल्फर, सनम, से मतलब सेलेनियम, तेरी मतलब टेल्यूरियम, पोल मतलब पोलोनियम, खोलो मतलब क्या है? बोलो बस, ये पूरा एक वर्ड है भाई, पूरा एक वर्ड। सो ओ स से टी ओ, ऐसे भी हो सकता है, देखो ओ स से टी ओ, या तो ओ सनम से तेरी पोल खोलो। हेलोजन, हेलोजन मतलब सी सॉल्ट प्रोड्यूसर, हेलोस मतलब सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, तो इसलिए नाम रखा है हेलोजन। मोस्ट ऑफ द सी सॉल्ट इसमें से बनते हैं। उसका शॉर्टकट देख लो। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर मतलब क्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, बाहर मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन, एंड आंटी मतलब एस्टेटाइन, एटी अमेरिकन टूरिस्ट नहीं, एस्टेटाइन। ठीक है, तो इस तरह फिर कल बाहर आई आंटी, ये हेलोजन का शॉर्ट फॉर्म हुआ। लास्ट में है नोबल गैस, मतलब जो रिएक्ट नहीं करते। इसको कैसे याद रखोगे? इसका बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है, हीना नीना करीना, हीरा नीना करीना, सबकी एक्सरे रंगीन है। सो कैसे लिखोगे? हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियोन, और मतलब AR, करीना मतलब बोलो क्रिप्टॉन, AR करीना, एक्सरे मतलब जेनॉन, कैसे आएगा? XE, एंड रंगीन मतलब आयन। सो हीना नीना और करीना की एक्सरे मतलब, या जेरोक्स लिखो, जेरोक्स रंगीन, गेटिंग इट? तो ये हो गया नोबल गैस। सो आपको इतने एटलीस्ट ऑर्डर्स याद रहने चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पीरियोडिक ट्रेंड वाले पूछेंगे उसमें आपको ये एलिमेंट्स लाइन में याद रहने चाहिए। सो ये ग्रुप के बारे में हमने स्टडी किया। अब हम क्विकली देखते हैं, अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है तो उसका IUPAC नेम कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए प्रीफिक्स है, जो ये कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर 1 है तो उसके लिए है अन, 0 के लिए है नील, और 1 के लिए है अन। पीछे लगा देना है IUN। सो अन मीन अनियम। 2 के लिए है बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेन, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए ENN, और 0 तो वापस आ गया तो नील, लेकिन डबल L आया, देखो लास्ट में नील के पीछे IUN लगाया ना, सो डबल L किया है, ये गलत नहीं होना चाहिए, NILIUM नहीं लिखना है। सो नाम कैसे हो गए? अननील अनियम, इसके लिए अननीलबियम। सो आगे का वर्ड सेम है, देखो अननील मतलब 10, सो अननील सब में कॉमन। लास्ट में जब 110 आएगा तो क्या हो जाएगा? ऑन मीडियम। सो एक बार देख लो, आप समझ में आना चाहिए 101 से 110 को कैसे नेमिंग दिया है। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका नाम आप खुद बोलो, 111
वन है तो इसका नाम कैसे आएगा? अन अन अन, ऐसे लिखेंगे अन अन अनियम। देखना है ध्यान से, ठीक है? अन अन फिर अनियम, लास्ट में वन है। अभी अन अन ये तो सब में कॉमन रहेगा, अन अन ये तो देखो सब में लिख दो ऐसे, आपको सिर्फ पीछे चेंज करना है, बायम फिर इसमें ट्रायम, इस तरह इसमें क्या आएगा? अन अन फिर फोर है तो बोलो क्या होगा? वाडियम, फिर फाइव है तो क्या आएगा? अन अन पेंटियम हो जाएगा। उसके बाद सिक्स है तो अन अन हेक्सियम होगा, सिक्स के लिए हेक्सर HEX हेक्स लिखते हैं। सेवन के लिए सेप्ट होता है, हेप्ट मत कर देना, सेप्ट लिखना है तो अन अन सेप्टियम। फिर है वन पर एट तो उसको देंगे अन अन, एट के लिए ऑक्सीजन। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया। अगर नेक्स्ट एलिमेंट आया 119 तो क्या बोलेंगे? अन अन एंडियम। फिर 120 आया तो 120 अगर आया तो 120 सो अन, फिर आएगा 2 के लिए बाई और 0 के लिए क्या आएगा? नीलियम, 0 के लिए आएगा नीलियम। तो इस तरह आप 120 का भी नाम लिख सकते हो। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसको अगर एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अन नील अनियम, कैसे बोलेंगे? UNO। इसको लिखें तो UND, तो लिखो UND। फर्स्ट लेटर्स प्रीफिक्स के ले लेने हैं। सो अगर 115 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? UUP। UUP कभी लिखना है तो उसका मतलब होता है 115। अच्छा चलो अभी मैं शॉर्टकट लिखता हूँ US। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 सेप्ट मतलब 7, तो 117। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर कोई बोलता है कि इसमें से MCQ नहीं आ सकता तो ऐसा प्रेडिक्शन मत करो। क्या पता कोई पेपर में एक क्वेश्चन मुझे बहुत ही ईजी रखना है तो मैं पूछ सकता हूँ। ऐसा प्रेडिक्शन कभी मत करो कि ये टॉपिक में से नहीं पूछ सकते। जितने टॉपिक्स है सब लर्न करो। तो पीरियड्स और ग्रुप्स समझने के बाद अब हम देखते हैं ब्लॉक्स क्या होता है। पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। क्यों हमने ये नाम दिए? डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन लास्ट ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट S ऑर्बिट में एंटर होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर S ऑर्बिट में एंटर हुआ तो उसको हम नाम देंगे S ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिट में एंटर हुआ तो उसको नाम कहेंगे हम D ब्लॉक एलिमेंट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन D सेल में एंटर होता है तो वो D ब्लॉक एलिमेंट होगा, और अगर F सेल में एंटर होता है तो वो F ब्लॉक एलिमेंट होगा। ये ब्लॉक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ 2 चीज़ें देख लेते हैं। कौन से ग्रुप को हम S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक या F ब्लॉक बोलते हैं, और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। तो सबसे पहला है S ब्लॉक। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS1 और 2। मतलब जो फर्स्ट ग्रुप है उसका कन्फिग्रेशन है NS1 और जो सेकेंड ग्रुप है उसका कन्फिग्रेशन है NS2। सो उसके हिसाब से वैलेंसी भी इजीली बोल सकते हैं। इसका वैलेंसी होगा 1, इसका वैलेंसी होगा 2, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर हो जाएंगे तो वो उसका वैलेंसी होगा। नेक्स्ट आता है P ब्लॉक एलिमेंट। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट सेल का ये है NS2 NP1 2 6। मतलब NP में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 6 तक हो सकते हैं। अगर हम बात करें 13th ग्रुप की तो उसमें NP1 होगा, 14th ग्रुप है तो NP2, इस तरह लास्ट 18th ग्रुप में जाएंगे तो NP6 होगा। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और P ब्लॉक कहाँ होता है? 13 से लेकर 18th ग्रुप को कहते हैं P ब्लॉक। फिर आते हैं D ब्लॉक में। D ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप समझो तो अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट N है तो
उसके अंदर का जो ऑर्बिट है n-1d, उसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। जैसे 3d1 4s2, अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? स्केंडियम का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता हूँ तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ? Tr, सो समझ में आना चाहिए, अंदर का ऑर्बिटल 3d है और बाहर का आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4s है। फिर भी इलेक्ट्रॉन d में एंटर हुआ ना, इसलिए इसको कहते हैं d ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इनटू d ऑर्बिटल। और कौन कौन से ग्रुप होते हैं इसमें? थर्ड से लेकर 12th ग्रुप को हम नाम देते हैं d ब्लॉक। अब आगे देखते हैं f ब्लॉक एलिमेंट। क्या होता है f ब्लॉक एलिमेंट? जब इलेक्ट्रॉन लास्ट f ऑर्बिट में एंटर होगा। ठीक है, अब देखो 6 आउटर मोस्ट है, उसके अंदर 5 है, उसके अंदर 4 है, फिर भी इलेक्ट्रॉन ये 4f में आएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब ये 4f में आता है या 5f में आता है तो उसको कहते हैं f ब्लॉक एलिमेंट। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखा है, वो आप लर्न करो। और ये होगा कहाँ? सो बहुत ही कंफ्यूजिंग है इसका पोजीशन। देखो थर्ड ग्रुप में, अब आप बोलोगे सर थर्ड ग्रुप तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। थर्ड ग्रुप में हमें सबसे नीचे जाना है 6th और 7th पीरियड। ये 6th और 7th पीरियड में जो एटॉमिक नंबर 58 to 71 है वो हमने वहाँ पे नहीं दिखाया, अलग से नीचे लिखे। उसी तरह 7th पीरियड में 90 से 103 जो एटॉमिक नंबर्स है वो हमने अलग से नीचे लिखा है, जिसको कहते हैं लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। सो इसका एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है? पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप में 6th और 7th पीरियड। बट वहाँ पे एक साथ ये 14 एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते, इसलिए हमने उसको नीचे लिखा है। सो ये है पोजीशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो पीरियोडिक टेबल का बहुत ही बोरिंग इन्फॉर्मेशन देखने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो जेईई और नीट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारा पहला टॉपिक है स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसके लिए आपको रोमियो जूलियट का स्टोरी पता होना चाहिए। आपको पता है कि ये स्टोरी में रोमियो जूलियट को बहुत अट्रैक्ट करता था, उसी तरह ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो न्यूक्लियस हो गया रोमियो और इलेक्ट्रॉन हो गया जूलियट। लेकिन आपको पता है हर एक लव स्टोरी में हर्डल होता है, तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट वही हर्डल है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो अट्रैक्शन है। अब ये जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। उसका रीजन है इनर्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट? डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। इनर सेल इलेक्ट्रॉन एक शिल्ड बना लेते हैं, एक शिल्ड बना लिया, न्यूक्लियस को कवर कर लिया, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। इसको इसीलिए शिल्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। सो कहीं पे लिखा होगा शिल्डिंग इफेक्ट और कहीं पे लिखा होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। दोनों का काम है अट्रैक्शन कम करना। तो ये अट्रैक्शन कम होता है, उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो जाएगा। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? टोटल अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस को अट्रैक्शन है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होगा। ठीक है, उसीलिए उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज। हमें लगता है Al+3 का चार्ज होना चाहिए +3, लेकिन वो +3 से थोड़ा कम होगा। उसका रीज़न क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो +3 से थोड़ा कम होके वो कितना हो जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना। और इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z मतलब न्यूक्लियर चार्ज, जो एटम पे चार्ज है और न्यूक्लियर चार्ज है Z, उसमें से स्क्रीनिंग इफेक्ट माइनस कर देना है।
तो जब न्यूक्लियर चार्ज पे से स्क्रीनिंग इफेक्ट माइनस करते हैं तो मिलता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करें। तो Z इफेक्टिव को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक इक्वेशन दिया था, Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। तो यहाँ Z मतलब न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और सिग्मा क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है वो तो पता चल जाएगा एटॉमिक नंबर से, सिग्मा कैसे पता चलेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना है वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है स्लेटर्स रूल। ये रूल ध्यान दीजिए आप क्या है। ये रूल के हिसाब से हम स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला कैलकुलेशन हम करते हैं 1s की कंडीशन में। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1s में है तो कैसे गिनेंगे उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो एग्जांपल देखो, हीलियम 1s2। हीलियम 1s2 में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो गिनने के लिए हमें एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा सिर्फ। 1s2 में एक इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का कितना अट्रैक्शन है, तो उसके लिए स्क्रीनिंग तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कर पाएगा। तो वो एक इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होगा, 0.30। एक इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट 0.30 1s के अंदर। तो अब Z इफेक्टिव गिनो। Z मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 लिखो, और सिग्मा 0.30। ठीक है, क्यों 0.30 लिखा, एक इलेक्ट्रॉन सेंडिंग करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन का। सो 1s में ये वैल्यू आपने रखा, सो 2 माइनस 0.30 कितना मिला, 1.7। सो इस तरह से आप स्लेटर्स रूल को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये तो बात थी जब सिर्फ 1s ऑर्बिटल है। अब अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जाते हैं, थर्ड ऑर्बिट में जाते हैं या फोर्थ ऑर्बिट में जाते हैं तो तब हम ये रूल यूज नहीं करेंगे। तब स्लेटर्स रूल का सेकेंड कंडीशन, किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो ns np में जो वैल्यू है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका सिग्मा कितना होगा, 0.35। मतलब जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है अगर उसमें मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, ns में 2 है और np में 3, तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन को 0.35 से मल्टीप्लाई करोगे। है समझ में। तो इस तरह से वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप 0.35 से मल्टीप्लाई करो। वैलेंस ऑर्बिट के अंदर वाली जो ऑर्बिट्स है, पेनल्टीमेट ऑर्बिट जिसको कहते हैं, n-1 sp_d, कौन कौन सी, n-1 sp_d, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका सिग्मा, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होता है, 0.85। और अगर कोई इससे भी अंदर है, n-2 या तो उससे भी अंदर के कोई ऑर्बिटल्स है, तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट हम ले लेते हैं 1। ये याद रखिएगा। जब हम ये अप्लाई करेंगे तब हम फर्स्ट रूल को यूज नहीं करेंगे। ये सिर्फ कौन सी कंडीशन में है, जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1s में है। ये ठीक है। तो एक एग्जांपल देखो, बेरिलियम का एग्जांपल लिया है। बेरिलियम में 1s2 2s2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो Z इक्वल टू क्या हो गया, 4। और सिग्मा कैसे कैलकुलेट करोगे। अब आप बोलोगे सर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 0.3 × 2 कर दो। नहीं, वो गलत होगा, क्योंकि इसको कहते हैं n-1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 2s2, तो इनर मोस्ट है ना n-1 है, और n-1 के लिए कितना वैल्यू लेना है, 0.85। ठीक है, सो n-1 के लिए हम लेंगे 0.85। तो ये रहा देखो 0.85। और कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। सो n-1 में स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है 0.85 और 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए 2। फिर 2s2, इसमें से क्यों सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट लिया, क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन पे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ना। सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से आपको एक इलेक्ट्रॉन हटा देना है जिसके ऊपर स्क्रीनिंग होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ही बचेगा जो स्क्रीनिंग करता है। सो n-1 का वैल्यू आप ले लो, कितना है, 0.85। कौन सा, इसका
NS का, तो 0.35 का आप 0.35 यहाँ रखो। सो ये हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट का स्क्रीनिंग और ये हो गया पेनल्टीमेट ऑर्बिट, मतलब जो उसके अंदर है। सो टोटल आपका यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना हुआ 2.05, ये टोटल स्क्रीनिंग इफेक्ट है। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल 4, उसमें से आप स्क्रीनिंग इफेक्ट माइनस करो 2.05, तो आंसर क्या आया 1.95। अब ये बेरिलियम के हुआ, ऐसे ही बोरॉन के लिए फाइंड करना है तो 2.6 है, कार्बन के लिए 3.25, नाइट्रोजन के लिए 3.9, ऑक्सीजन के लिए 4.55 और फ्लोरीन के लिए 5.20। आपको जनरली ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेशंस नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसमें से हमें Z इफेक्टिव मिले, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, जैसे जैसे Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा वैसे वैसे अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा साइज डिक्रीज। सो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है एटॉमिक रेडियस। जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको ये पता चलना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं समझ में आता तो आपको ज़रा सा भी टेंशन नहीं लेना है। ये तो मैंने आपको समझाया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे गिनते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड आउट एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब ट्रेंड समझाने के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जरूरी है। तो ग्रुप में देखो, ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, बहुत कम वेरिएशन दिखेगा। लेकिन अगर पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव होंगे तो इंक्रीज होगा। ये मैंने पीरियड दिखाया है ना, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट गए हैं, तो लेफ्ट टू राइट ये वैल्यूज इंक्रीज हो रहा है, उसका मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, क्योंकि Z इफेक्टिव इंक्रीज हुआ मतलब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ, अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ ना, तो नज़दीक आएंगे है ना। रोमियो ने जूलियट को बहुत अट्रैक्ट किया, तो नज़दीक आएंगे तो रेडियस डिक्रीज होगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की थोड़ी और बातें जानना ज़रूरी है, जैसे अगर ट्रांजिशन सीरीज लिया डी ब्लॉक एलिमेंट, तो उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे गिनेंगे, तो वहाँ ध्यान रखिएगा Z में जो इंक्रीज है ट्रांजिशन सीरीज में, Z में जो इंक्रीज है वो क्या होगा +1, मतलब अब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ऐसे जैसे आगे जाओगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है ना, तो Z में जो इंक्रीज है वो क्या है +1। बट स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट में इंक्रीज कितना होगा 0.85, क्योंकि हमने क्या देखा था NS, NP, ND, उसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसका जो इंक्रीज है वो कितना लिखेंगे हम 0.85, n-1 में जो एंटर होता है उसके लिए। सो इंक्रीज इन Z+1 है और इंक्रीज इन सिग्मा 0.85 है, तो यहाँ +1 का इंक्रीज और यहाँ +0.85 का इंक्रीज, तो डिफरेंस कितना बचेगा 0.15, मतलब ये Z इफेक्टिव में इंक्रीज है, ठीक है। सो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में सिर्फ कितना इंक्रीज है 0.15 का, सिर्फ इतना इंक्रीज है। इसलिए आप देखो अगर एटॉमिक साइज देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट के एटॉमिक साइज में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, उसका रीज़न इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज बहुत कम है। दूसरी एक बात याद रखो, शील्डिंग ऑर्डर, जो ये इलेक्ट्रॉन शील्डिंग करते हैं तो उसमें S इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा शील्डिंग करते हैं, फिर देखो शील्डिंग कम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिट में है, यहाँ पे हमारे पास x, p, d तीनों ऑर्बिट होती है, तो अगर इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिट में एंटर होता है तो वो शील्डिंग बहुत कम कर पाएगा। रीजन है ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, d ऑर्बिटल बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे तो अट्रैक्शन इजीली न्यूक्लियस कर पाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे अगर ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा, s की कंपेयर में p बड़ा होता है, p की कंपेयर में d बड़ा होता है और d की कंपेयर में f बहुत ही बड़ा सबसेट है, तो उसकी वजह से शील्डिंग कम हो जाएगा, ये भी याद रखें। और देखते हैं कुछ आयंस के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे दिखा सकते हैं। तो पहली बात याद रखो, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा,
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है Z। अब Z इक्वल टू प्रोटॉन भी ले सकते हो, ठीक है, प्रोटॉन्स इक्वल टू Z। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो Z इंक्रीज होगा, और नेगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा मतलब सिग्मा इंक्रीज होगा तो Z में डिक्रीज आएगा, Z इफेक्टिव। ये एक रिलेशन याद रखो। दूसरा, अगर सेम एलिमेंट के डिफरेंट आयंस लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन के 3 आयंस लिए, तो पॉजिटिव का Z इफेक्टिव ज़्यादा, मैंने कहा था ना पॉजिटिव चार्ज है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, और नेगेटिव का कम, क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड है और बीच में आएगा न्यूट्रल। सो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रिलेशन है। इससे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर इसमें प्लस चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो इसका साइज छोटा होगा, इसकी कंपेयर में न्यूट्रल बड़ा होगा, और जो नेगेटिव है बहुत बड़ा। क्यों? इसमें Z इफेक्टिव बहुत कम है तो अट्रैक्शन बहुत कम है, तो साइज बड़ा होगा। ये यूज़ है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पाओगे। फिर देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए क्या होगा। अब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज H माइनस, Li+, B+2, D, बोरॉन +3, ये सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें ज़्यादा है, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो अगर ऐसे आएंगे हम तो साइज इंक्रीज होगा, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। उसी तरह 10 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज देखो, ये सब में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन प्रोटॉन सब में अलग है। इसमें प्रोटॉन 7, 8, 9, 11, 12। सो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन सब में सेम, तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि सिग्मा सब में सेम हो गया, और Z इंक्रीज हो रहा है। देखो Z नाइट्रोजन से मैग्नीशियम की तरफ जाओ तो इंक्रीज होगा, तो Z इज इंक्रीजेस बट सिग्मा रिमेन सेम। इसमें भी वही था, Z इंक्रीजेस एंड सिग्मा रिमेन सेम, उसका मतलब हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। सो ओवरऑल अब आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो सकता है। गेटिंग इट? दिस विल बी वेरी यूजफुल टू फाइंड सो मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की 2 बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज, वैलेंसी और डेंसिटी। सबसे पहले देखते हैं वैलेंसी। अब वैलेंसी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बेस्ड ऑन 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हम आगे वाले ग्रुप्स को लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, 13, 14, तो आप गिनिए, फर्स्ट ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, तो उसका वैलेंसी हो जाएगा 1, आप यहाँ लिख सकते हैं 1। सेकेंड ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, तो आप यहाँ लिख दीजिए 2। थर्ड ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13 ग्रुप में 3, तो आप यहाँ लिखिए 3, और 14 ग्रुप में लिखिए 4। क्यों ऐसा किया? जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सपोज उसने डोनेट कर दिए, तो वो हो जाएगा उसका वैलेंसी। हालांकि 14 ग्रुप में क्या होगा? पेयरिंग होगा, बट 4 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है, शेयरिंग होता है, इसलिए हमने वैलेंसी लिखा 4। अब जब बात आती है 15, 16, 17, 18 ग्रुप की, तो उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 5, 6, 7, 8। इतने इलेक्ट्रॉन देना इजी नहीं है, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेंगे? जितने इलेक्ट्रॉन कम है उतने वो ले लेंगे। सो वो कैसे फाइंड करें? जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है, सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 माइनस 5 करो तो 3 आंसर आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3। इसलिए हमने लिखा 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, वो उसका वैलेंसी होगा। सो 15 ग्रुप में 3 है, 16 ग्रुप में 2 आएगा, क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 माइनस 6 2 होगा। फिर कौन सा ग्रुप है? 17 ग्रुप, तो 8 माइनस 7 1 आएगा, और 18 ग्रुप ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, और वैसे भी अगर चेक करो 8 माइनस 8, तो आंसर आएगा 0। तो ये वैलेंसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, सो आप वैलेंसीज इस तरह याद रखो। अब देखते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए पहले तो आप इतना याद रख लो कि इन पीरियड डेंसिटी में क्या चेंज होगा। सो
सो अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव होगे तो पहले उसमें इंक्रीज होगा, एक मैक्सिमम लेवल तक डेंसिटी इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। सो इरेगुलर ट्रेंड आपको दिखेगा इन अ पीरियड, लेकिन ग्रुप में आपको रेगुलर ट्रेंड दिखेगा। व्हेन यू गो डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीजेस। व्हाई? डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम। जितना इंक्रीज वॉल्यूम में होता है उससे ज़्यादा इंक्रीज मास में होता है। सो डेंसिटी ओवरऑल ऊपर से नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगा। जैसे एग्जांपल ले लो 17 ग्रुप हैलोजेंस। फ्लोरीन क्लोरीन कैसे है? गैसेस है, मतलब डेंसिटी बहुत कम। ब्रोमीन कैसा है? लिक्विड है। आयोडीन कैसा है? सॉलिड। सो आप देखो ऐसे नीचे जाते हैं हम तो डेंसिटी इंक्रीज हुआ, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस में पहला एक्सेप्शन है फर्स्ट ग्रुप अल्कली में। कहाँ पे एक्सेप्शन लिखा? पोटेशियम और सोडियम में। सोडियम का डेंसिटी कम होना चाहिए पोटेशियम के कंपेयर में, लेकिन डेंसिटी ज़्यादा है। सो पोटेशियम का डेंसिटी कम होने का रीज़न क्या है? पोटेशियम की डेंसिटी कम होने का रीज़न है डी ऑर्बिटल, जो सोडियम में नहीं है पोटेशियम में है। तो पोटेशियम में डी ऑर्बिटल आ गई, उसकी वजह से क्या होगा? स्पेस इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी कम हो गया। तो पोटेशियम का डेंसिटी सोडियम के कंपेयर में कम है। ऐसा ही सेम आपको लिखना है कहाँ पे? यहाँ देखो, बेरिलियम का डेंसिटी बहुत ज़्यादा। क्यों? बहुत छोटा है ना, स्पेस बहुत कम, और उसमें पी ऑर्बिटल भी नहीं है ना, डी ऑर्बिटल भी नहीं है, इसलिए। उसके बाद अगर आप देखो, सॉरी, यहाँ पे हमें डी ऑर्बिटल का एब्सेंस दिखेगा। उसी तरह कैल्शियम के कंपेयर में मैग्नीशियम का जो डेंसिटी ज़्यादा है, रीज़न यही है, कैल्शियम में भी डी ऑर्बिटल क्या है? प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से डेंसिटी कम हो गया। इसका डेंसिटी बहुत कम। गेट इट? मैग्नीशियम में डी ऑर्बिटल नहीं है, बेरिलियम में भी डी ऑर्बिटल नहीं है, सो उसका डेंसिटी ज़्यादा है, कैल्शियम का डेंसिटी कम। सो ये ऑर्डर थोड़ा सा उल्टा है। आपने इन ग्रुप ऐसे याद रखा होगा, डेल्टा मांगे कार, और मैंने पढ़ाया कि डेंसिटी को ग्रुप में नीचे जाओगे तो डिक्रीज। तो अगर आप इसको ऐसे लर्न करोगे कि ग्रुप में नीचे जा रहे थे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा, पूरा ऑर्डर अलग बढ़ेगा। कैल्शियम कम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर बेरिलियम है, पूरा ऑर्डर उल्टा है। इसका रीज़न है डी ऑर्बिटल का प्रेजेंस है इसमें, कैल्शियम में, तो डेंसिटी कम हो गया। और आप देखो तो पोटेशियम और सोडियम का डेंसिटी कैल्शियम और मैग्नीशियम से भी कम है। सो मैंने इसको कंपेयर करने की कोशिश की है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं डेंसिटी के लिए, सो याद रखिए। और कुछ जनरल फैक्ट है, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये जनरल फैक्ट है। अगर आपको पूछा कि लाइटेस्ट मेटल कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, तो आप लिख सकते हो लिथियम। और हैवीएस्ट मेटल कौन सा पूछा तो आप कहीं ऑनलाइन सर्च करोगे तो ऑस्मियम दिखाएंगे, बट केमिस्ट्री के हिसाब से इरिडियम जो है वो 22.63 ग्राम पर ml है, जबकि ऑस्मियम 22.6 ग्राम पर ml है। सो ये बात ध्यान रखिए, हम केमिस्ट स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका वेट ज़्यादा है, इसका डेंसिटी ज़्यादा है। सो इरिडियम कम्स फर्स्ट, देन कम्स ऑस्मियम। और अगर लिक्विड मेटल में पूछा तो किसका डेंसिटी ज़्यादा, तो मर्क्यूरी आएगा। सो ये याद रखिए डेंसिटी के लिए। अब हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले देख लो, अल्कली मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है कम है, उसका रीज़न है उसका स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? कम होगा, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, वो दूर दूर होते हैं। लेकिन ट्रांजिशन मेटल में एफसीसी क्रिस्टल सिस्टम है, उसकी वजह से क्या होगा? एटम्स नज़दीक होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। तो क्लोजली पैकिंग है, इसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई है। और इनर्ट गैस की अगर बात करें तो नोबल गैसेस हमें पता है सारे गैसेस है ना, गैसेस है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। रीज़न है वैन डर वाल्स फोर्स। गैसेस के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स है जो बहुत ही वीक होता है, सो इसलिए वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब है ही गैसेस। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? बहुत ही कम। तो ये तो जनरल ट्रेंड हुआ। अगर हम बात करें कि अगर पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव होंगे तो क्या होगा?
डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहले लेफ्ट टू राइट जाओगे तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। मतलब आप स्टार्ट करो लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से सोडियम लो, मैग्नीशियम लो, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे तो इंक्रीज होगा, फिर जब डी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे तो वापस डिक्रीज होने लगेगा। सो ये होता है इन अ पीरियड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ट्रेंड। अब हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? एग्जाम्पल याद रखो टंगस्टन। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? मर्क्यूरी का। ठीक है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट हमने डिस्कस किया। सॉरी, ये मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का सबसे ज़्यादा, मतलब इजीली मेल्ट नहीं होता। कितना है? 3410 डिग्री सेल्सियस में। और मर्क्यूरी पता है लिक्विड फॉर्म में ही होता है, सो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। इसी तरह अगर हम नॉन मेटल में कंपेयर करें तो नॉन मेटल में कार्बन और उसका कौन सा है ड्रॉप? डायमंड। तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है 3727। और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? तो हीलियम गैस का -270 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि वो गैसेस में ही होता है ना, इट इज अवेलेबल इन गैसियस फॉर्म, वो लिक्विड फॉर्म में होता ही नहीं है। कब होगा लिक्विड फॉर्म में? अगर आप उसका टेम्परेचर -270 ले जाओ तो। सो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था, बट आपको एमसीक्यूज कौन से पूछेंगे? एमसीक्यू के लिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले देख लो एस ब्लॉक का ट्रेंड। तो वो ग्रुप में नीचे जाओगे डिक्रीज होगा। सिमिलरली बेरिलियम में भी नीचे जाओगे तो डिक्रीज होगा। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में अगर नीचे जाते हो तो आपको डिक्रीज दिखा। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू मोर रिपल्सन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा, सो वो इजीली मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज। अगर आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। रीजन है मेटलिक बॉन्ड वीक होते जाता है। बट आप देखो यहाँ एक एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आना चाहिए, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, तो एक्सेप्शन याद रखो। एमसीक्यूज में ऑर्डर्स कभी पूछा होगा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो ये समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, 13th एंड 14th ग्रुप और 15th से लेकर 18th ग्रुप। क्यों ऐसा? 13 और 14 ग्रुप में जब आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम है ना, नीचे गए तो डिक्रीज हुआ। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम नीचे गए तो डिक्रीज हुआ। और एक कंपेरिजन और है कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन का। मतलब बोरॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कार्बन से कम है, फिर सिलिकॉन आएगा। तो ये ऑर्डर भी याद रखो, ये हॉट फेवरेट एग्जाम्पल्स है एमसीक्यूज के लिए। सो लर्न दीज ऑर्डर्स। फिर 15th और 18th ग्रुप के लिए क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। इसमें भी आप एग्जाम्पल याद रखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप में नीचे जाओगे तो इंक्रीज होगा। ये गैसेस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा ना कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। फिर गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन। नीचे जाओगे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। अब आते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जनरली आप नीचे जाओगे तो इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस। रीजन क्या है? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होगा इसमें। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आप पढ़ोगे तो उसमें आएगा ये। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में भी एफ ऑर्बिटल जैसे नीचे जाते हो प्रेजेंट होती है ना, आप नीचे जाओगे तो एफ ऑर्बिटल आ जाएगी। सो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। या तो ऐसा बोलो, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, उसकी वजह से लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है। तो नज़दीक आएंगे तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा? उसमें मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। बट कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें एक्सेप्शंस है, जैसे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी आप देखो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होना चाहिए लेकिन डिक्रीज है, तो ये एक्सेप्शन में याद रखो। उसी तरह कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इसमें भी एक्सेप्शन है। कॉपर है, उसके बाद गोल्ड है, फिर सिल्वर है। सो ये एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। ऑर्डर्स में आपको और कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है।
ये ऑर्डर्स आप याद रखो, एमसीक्यूज के लिए ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है। डायग्राम आप देख लो, इससे ही पता चल जाएगा। इन जनरल अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज। और अगर हम ग्रुप में नीचे जाएंगे टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज। बट ये इन जनरल है। अब इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी आएंगे तो वो हम देखते हैं। उसके लिए देख लो कुछ फैक्टर्स है जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से वो फैक्टर्स है? तो सबसे पहला फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। याद रखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो इनवर्स रिलेशन है। एग्जांपल देख लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। हमें पता है कि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। देखो पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज। अगर हम ग्रुप की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ सेल आएंगे ना। हम जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे। तो अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो भी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। जैसे एक ग्रुप में है तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप में हम नीचे जाएंगे तो सेल इंक्रीज हुए। सेल इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फार फ्रॉम न्यूक्लियस, अट्रैक्शन कम होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, साइज क्या होगा, नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा। सॉरी, स्क्रीनिंग जो है वो बढ़ेगा, उसकी वजह से जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ मतलब अट्रैक्शन कम होगा, तो अट्रैक्शन कम होने की वजह से रेडियस इंक्रीज होगा। ओवरऑल याद रखिए, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। अब ये जो एटॉमिक रेडियस है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट पे कैसे डिपेंड करता है, तो वो तो मैंने यहाँ पे समझा दिया। उसकी जैसे ले लो, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा। तो उसी तरह यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा। तो इसके लिए एग्जांपल आप सेम ये वाला एग्जांपल ले लो। अब पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी आयन पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो उसका रेडियस क्या होगा, डिक्रीज। एग्जांपल देखो, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो उसका साइज डिक्रीज हुआ। तो नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। जैसे ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन -1, फिर ऑक्सीजन -2। तो ऐसे अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा। और फिर देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अगर किसी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डबल बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो नज़दीक आएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो और नज़दीक आएंगे। तो देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से बॉन्ड अगर इंक्रीज हुआ तो एटॉमिक रेडियस क्या हुआ, देखो डिक्रीज हो रहा है ना। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखो आप, पहले शुरू में डिक्रीज हुआ स्कैंडियम से मैंगनीज तक, बाद में 3 एलिमेंट में देखो सिमिलर है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिखेगा बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसा है। और कॉपर से जिंक में क्या हुआ, इंक्रीज। सो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है न्यूक्लियर चार्ज। स्कैंडियम से लेकर मैग्नीशियम तक, मैंगनीज तक जो न्यूक्लियर चार्ज है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के कंपेयर में ज़्यादा है। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा है, ज़्यादा, तो साइज डिक्रीज होगा, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको रोमियो जूलियट याद है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा तो अट्रैक्शन ज़्यादा, तो साइज डिक्रीज होगा। बाद में आयरन, कोबाल्ट, निकल में वो ऑलमोस्ट इक्वल है, न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट इक्वल है। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए रेडियस चेंज नहीं हुआ। लेकिन फिर आप देखो कॉपर से जिंक में क्या हुआ। कॉपर से जिंक में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के कंपेयर में बहुत ही कम है। सो उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ और इफेक्टिव
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर डिक्रीज हुआ तो अट्रैक्शन कम हुआ, तो जूलियट दूर चली गई, मतलब साइज इंक्रीज हो गया जिंक का। याद रखिए। अब हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस के बाद आयोनिक रेडियस। अब आयंस कौन कौन से बन सकते हैं? या तो पॉजिटिव आयन बनेंगे या तो नेगेटिव आयन, है ना। सो नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन का रेडियस पेरेंट एटम से कंपेयर कैसे करें? तो ऑलवेज नेगेटिव आयन का रेडियस ज्यादा होगा और उसी एटम के पॉजिटिव आयन का रेडियस कम होगा। क्यों ऐसा? आप कॉमन लैंग्वेज में समझ लो। नेगेटिव आयन बना तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, तो साइज इंक्रीज होगा। सो याद रखिए, नेगेटिव आयन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्टली रिलेटेड है, गेटिंग इट। और पॉजिटिव आयन कैसे है? पॉजिटिव आयंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो पॉजिटिव आयन का साइज एटम से बड़ा होता है, छोटा होता है, और नेगेटिव आयन का साइज एटम की कंपेयर में बड़ा होता है। सो आपको ये याद रखना है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लो आप यहाँ पे। पॉजिटिव आयन के लिए जैसे जैसे अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, देखो चार्ज इंक्रीज हुआ मतलब Z इफेक्टिव इंक्रीज हुआ तो साइज डिक्रीज हो गया। और इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखो, Pb+2 Pb+4, चार्ज इंक्रीज हुआ मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो साइज डिक्रीज हो गया। तो इनवर्स रिलेशन है, पॉजिटिव आयन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशन है, लेकिन नेगेटिव आयन वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे F-1 है ना, चार्ज इंक्रीज हुआ, पहले नहीं था अब आ गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो रेडियस है वो भी बढ़ेगा। किसका? नेगेटिव आयन का। एक और एग्जांपल ले लो, ये ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन -2। Here also, if the effective nuclear charge increases, radius of anion will increase. अब देखते हैं कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में किस तरह से रेडियस कंपेयर कर सकते हैं। हम जनरली इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है तो पता कर सकते हैं रेडियस क्या होगी, लेकिन कुछ कंडीशंस में देखो सब में इलेक्ट्रॉन इक्वल है ना, इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो सबके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर सबका अलग है, तो प्रोटॉन अलग है। देखो 16, 17, 18, 19, 20। तो जब इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन प्रोटॉन्स अलग अलग है, तो जिसका प्रोटॉन ज्यादा होगा उसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, तो उसका साइज सबसे कम। जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा उसका साइज सबसे कम, और जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है उसका साइज सबसे ज्यादा। ये सिंपल कंसेप्ट याद रखो, ठीक है, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन कम होगा और इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसका साइज कम है, तो ये ऑर्डर में ही आप लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सिमिलर ऐसा एग्जांपल दूसरा है, ये सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ये जितने भी है सब में इलेक्ट्रॉन 10 है, लेकिन प्रोटॉन अलग है। देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो सब में इलेक्ट्रॉन 10, लेकिन प्रोटॉन सब में अलग अलग है, इसलिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाया। सबसे ज्यादा प्रोटॉन जिसमें है उसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, तो उसका साइज सबसे कम। सो अब ये एटॉमिक रेडियस और आणविक रेडियस का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बेस्ड ऑन दिस, इफ एनी एमसीक्यू कम्स यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। एमसीक्यू का प्रैक्टिस हम करेंगे तब आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए।